स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण 907 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको जरूर रिवाइज करिए, जरूर अच्छे तरीके से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का अर्थ। सबसे पहला एग्जामिनर जो पर्यावरण विषय है तो इसके अर्थ के बारे में जरूर पूछता है। हालांकि ये कॉमन चीज है, पूछे या ना पूछे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आपका परि है, दूसरा है आवरण। इसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ, ठीक है, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजी में पर्यावरण को जो है एनवायरनमेंट कहते हैं। और इस वीडियो को कम से कम आप 320p में देखें या फिर 480p में, और वो भी फुल स्क्रीन में, ठीक है। अन्यथा आपको जो है देखने में दिक्कत आ जाएगी। फुल स्क्रीन करके देखें तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। तो ये वीडियो का क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव कर लें। और सेटिंग मैं बता चुका हूँ कि सेटिंग कैसे होती है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके कोने में यहाँ पर आप देखेंगे, टच करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरह से सेटिंग बनी हुई है, ठीक है। इस सेटिंग पे टच करोगे, टच करने के बाद में क्वालिटी लिखा हुआ आएगा, क्वालिटी पे टच करना। क्वालिटी पे लिखते, क्वालिटी भी जैसे ही आप देखोगे तो वहाँ पर क्या देखोगे आप, क्वालिटी में आपको नीचे की तरह एडवांस दिखाई देगा। एडवांस पे टच करोगे तो आपके सामने 144 से शुरू होते होते 1080 तक जाएगा। पी सभी के आगे लिखा होगा। जितना ज़्यादा पी होगा उतना ज़्यादा वीडियो साफ चलेगा। इस शब्द की उत्पत्ति जो है एनवायरल से हुई है और इसका अर्थ होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारा पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया है। डगलस व रोमन हॉलैंड के अनुसार जो पर्यावरण की एक छोटी सी परिभाषा भी है, पर्यावरण उन सभी सभी बाहरी शक्तियों व प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है पर्यावरण के अव्यय भी पूछता है कभी कभी। तो पर्यावरण के मंडल जो हैं कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 4 मंडल है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको स्थल मंडल के बारे में भी होना चाहिए कि जो सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत जो होती है ये स्थल मंडल होता है आपका, ठीक है। ये अनेक प्रकार की चट्टानों और मिट्टियों तथा ठोस पदार्थों से मिलकर के बनी होती है और इसे ही जो है स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। और स्थल मंडल में भूमि भाग व समुद्री तल दोनों ही आते हैं, ठीक है। इसमें समुद्री भी आता है। जो स्थल मंडल में संपूर्ण पृथ्वी का स्थल मंडल जो है केवल 3/10 ही भाग है, बाकी का सारा पानी है, ठीक है ना। तो 7/10 भाग जो है पूरा पानी है, ये ध्यान रखना है। और जल मंडल जो है अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी के स्थल मंडल के नीचे के भाग को, जो आप जिस जमीन पे रहते हैं और जहाँ पे भी थोड़ा सा ये गड्ढा होता है वहाँ पानी भर जाता है, तो इसी के नीचे जहाँ पे आप खड़े रहते हैं उसके जस्ट नीचे जो भी होता है, चाहे वो कितनी भी गहराई में हो, समुद्री गहराई हो या फिर आपके आसपास में नदी नाले हों, वो आपके सारे के सारे जो है जल भरे हुए भाग को हम जल मंडल कहते हैं, साफ जल वाले एरिया को। जैसे झील हुआ, सागर हुआ, महासागर हुआ, ये सारे के सारे 97.3% जो है महासागरों और सागरों में हैं। लेकिन शेष जो है 2.7% जो है वो हिम नदी और बर्फ के पहाड़, मीठे जल झीलों और नदियों में है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़े से परसेंटेज अगर आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम आपका जो है वायुमंडल। तो वायुमंडल आप जानते हो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो भूमंडल का तीसरा मंडल जो है वायुमंडल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो है वायुमंडल की डेफिनेशन मैंने दे रखी है, इसमें आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अन्य जो है गैसें, मिट्टी के कण, पानी की भाप, सब कुछ इसमें होता है, यही वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। और वायुमंडल की रक्षा करने वाली रोधी आवरण है, ठीक है ना, ये रक्षा करने वाली एक रोधी आवरण है। और ये सूर्य के गहन प्रकाश व ताप को नरम करता है, यानी कि जो आपको डायरेक्ट ना पहुंचे, आराम से जो है शीतल होके पहुंचे। इसकी ओजोन परत जो है, इस वायुमंडल की ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और इस प्रकार यह जीवों की विनाश होने से रक्षा करती है। अब इसके बाद में जैव मंडल आता है, बायोस्फीयर, जिसका जैव मंडल एक विशिष्ट लक्षण है। यह जैव मंडल का विशिष्ट लक्षण यह है कि वह जीवन को आधार प्रदान करती है। एक्चुअली जैव मंडल जो है ये पूरा का पूरा जीवन को आधार प्रदान करती है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक जो है शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें वायु, जल, जंतु, वनस्पति, मिट्टी, सब जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, अगर इन सभी घटकों को हम शामिल करते हैं तो उसी को हम पर्यावरण कह देते हैं।
ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी छोटे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पर्यावरण के प्रति विद्यालय की भूमिका लिखिए, ये एक क्वेश्चन जो बनता है बड़े क्वेश्चन में, विद्यालय की क्या क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो विद्यालय की भूमिकाएं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। तो यहाँ पर विद्यालय को समय समय पर खेल नाटक कहानियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए, पर्यावरण की भूमिका के लिए, है ना। तो यहाँ पर समय समय पर दूरदर्शन, फिल्में, रेडियो के माध्यम से पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं विद्वानों के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता एवं प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उनकी उपयोगिता के विषय में बताना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में लिखे हैं। तो आप इनको जब पढ़ोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। इनको पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसको अगर मैं समझाऊंगा तो मैं आपको समझा चुका हूँ जो चीज़, आप इस तरह से नोट कर लेना। और इसमें से जितना आपको है ना आसानी से याद हो उतने ही पॉइंट याद करने हैं, बाकी ये सारे पॉइंट्स इन पे इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर का आता है तो आप 6 से 7 पॉइंट, 8 पॉइंट लिख देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिक तंत्र क्या होता है और इसका घटक क्या है। परिस्थितिक तंत्र जो है ये क्या होता है, वह तंत्र जो दो प्रकार के घटकों से, जो जैविक और अजैविक से मिलकर बना होता है, परिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, हाईलाइट कर दिए जो जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दिया अलग कलर से, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसमें फिर दो, जो इसने बोला है, दो घटक होते हैं। तो पहला जो हमने बात किया, जैविक घटक होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है सभी जीवित जंतु आते हैं, जिसमें जंतु वनस्पति दोनों शामिल होते हैं, पेड़ पौधे भी है, जंतु भी है, मनुष्य भी है, सभी जीवधारी जो है शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसी में देखिए जैव घटक जो है दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक स्वपोषी घटक होता है, दूसरा परपोषी घटक होता है। स्वपोषी घटक जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वही स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पौधे। ठीक है, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इनको कोई ला के नहीं देता, खिलाता नहीं है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन बनाते हैं, इसीलिए स्वपोषी घटक कहलाते हैं। और वो जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के भोजन बनाए हुआ जो दूसरों का है निर्मित भोजन, उसको खा करके जीवन अपना अर्पित करते हैं, निभाते हैं, या फिर कह सकते हैं जीवन जीते हैं, तो वो परपोषी जीव या फिर परपोषी घटक कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा जो था अजैविक घटक, तो अजैविक घटक क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थ। यहाँ पे जीवधारी है, जो जीवित मैंने बोला था कि जैविक घटक में जीवधारी होते हैं, अजैविक घटक में सारे निर्जीव आ जाएंगे। तो आपका लास्ट टाइम पूछा था कि एक जीवित और एक निर्जीव वस्तु का नाम बताइए, तो आप तो आसानी से जानते ही हैं, कोई भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इसमें, हाँ देखिए, जो निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव घटक जो होते हैं, उसमें वायु, प्रकाश, ताप और वर्षा वगैरह शामिल होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसको समझाना है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए, जो भी हमारी प्रकृति में संपदा हमें देती है, अगर हम उसके संरक्षण करना चाहते हैं, आगे भविष्य में उसको जो है पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होगी। उसके अलावा जो दूसरा है आपका, प्रकृति प्रदूषण की रोकथाम के लिए, जो भी प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। सुरक्षित तथा सुखप्रद जीवन के लिए भी पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए भी पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी ये शिक्षा आवश्यक है। और पर्यावरणीय घटकों के परिचय तथा उनके बीच के संबंधों की जानकारी के लिए भी पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। इन सभी को बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा गया है, एक बार पढ़ते ही याद होने वाला है, तो इनको याद करना। इसके बाद में पर्यावरण शिक्षा का महत्व, देखिए ये आवश्यकता क्या है और महत्व अलग अलग चीज़ें हैं। तो संक्षेप में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को हम निम्नलिखित रूप में निम्न पॉइंटों से समझ सकते हैं। इसमें हमने 7 पॉइंट दिए हैं, इन 7 में से आपको जो अच्छी तरीके से याद होता है वो याद कर ले। 7 है, ज़्यादा नहीं है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, और सिंगल सिंगल लाइन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पर्यावरण चेतना। ठीक है, पर्यावरण चेतना यानी कि पर्यावरण शिक्षा विकसित करने में जन संचार माध्यमों की भूमिका क्या होती है, ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जन संचार माध्यमों में देखिए, अब मैं आपको साथ साथ में छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ। समाचार पत्र के बारे में पूछे, पत्रिकाएं के बारे में पूछे, तो आपको ये सब लिखना है। इसमें सारी चीज़ें हैं। पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री, सबसे पहले तो समाचार पत्र जो है जनसंचार का काम करता है, पत्रिकाएं करती हैं, पुस्तक एवं अध्ययन सामग्री जो है जनसंचार यानी कि पर्यावरण से चेतना या शिक्षा को विकसित करने में बहुत मूल भूमिका निभाती है। उसके अलावा टेलीविज़न है, रेडियो है और वीडियो टेप है। ठीक है, ये सारे के सारे मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
आपका बनता है पर्यावरण प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य तथा इसके प्रभावों की व्याख्या करिए। अब इसमें क्या देखिए, पहले तो पर्यावरण प्रबंध क्या होता है, दूसरा इसके उद्देश्य क्या है, तीसरा इसमें प्रभाव क्या है। तो 3 चीजें इसमें हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। अगर 1 नंबर का पूछेगा तो पर्यावरण प्रबंध से क्या तात्पर्य है, अगर 4 नंबर का पूछेगा तो इसके उद्देश्य साथ में पूछ लेगा, या केवल आप सीधे सीधे पर्यावरण प्रबंध के उद्देश्य और प्रभावों की व्याख्या कीजिए, इस तरह से पूछ सकता है। तो क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान रखना कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या लिखना है। तो सबसे पहले पर्यावरण प्रबंध से तात्पर्य पर्यावरण की गुणवत्ता से है, जिसका अंतिम परिणाम जो है जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। ठीक है, अर्थात मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंध कहलाती है। ठीक है, सिंपल एक लाइन में। और पर्यावरण प्रबंध के जो उद्देश्य हैं इन 7 पॉइंटों से आप समझ सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, सिंगल सिंगल लाइन में। ठीक है, इसके बाद में प्रबंध का जो प्रभाव है, मतलब पर्यावरण प्रबंध के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो इनको भी हमने पॉइंट में जो है लिख दिया। तो इसमें 5 पॉइंट हमने अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना आप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान, ध्यान रखना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन तो जानते ही हो आप। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे कि 901 से लेकर के आप 905 तक के एग्जाम जो दे चुके हैं, इन्हीं में से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है इनमें आएंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत पूछ सकता है ना, और भी है, ब्रूनर के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जो मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपके पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आपके हर उसमें सब्जेक्ट में शामिल होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी, आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन कराने के, नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। ठीक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रियाओं में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो है छात्र पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने तथा उसके विश्लेषण के द्वारा समुदाय में समस्या को कम करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार छात्रों को पर्यावरणीय कार्यों में व्यस्त रखकर उनको जागरूक किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें निम्नलिखित चरण हैं। अब यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से चरण शामिल होंगे। समस्या की पहचान करना, ठीक है, फिर समस्या को प्रस्तुत करना। पहले तो हम जो भी है समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद में समस्या जो पहचान लिया उसको प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद में उस समस्या का समाधान जो है हम ढूंढेंगे। ठीक है, जो भी समस्या हमने प्रस्तुत करी है, यहाँ पे हर चीज़ में 2-2 पॉइंट ही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, ताकि आपको आसानी से याद हो पाए और पूरे नंबर मिले। उसके बाद में छात्रों को बेहतर समाधान खोजने में निम्न तकनीक का जो है सहयोग कर सकती है। ये समाधान खोजने की बात ही हो रही है। समाधान ढूंढने में आपको एक तो अवसर चक्र आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी या रिवर्स में कार्य करना, ये 3-4 पॉइंट जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको डिस्क्राइब नहीं करना, केवल आप बता सकते हैं कि ये तकनीक आपको जो है सहायता कर सकती हैं। और उसके बाद में समाधान का चयन। अब आपने समाधान तो ढूंढ लिया, अब समाधान कौन सा सही रहेगा उसका चयन करना है। अब चयन करने के लिए भी आपको कुछ जो है मेन पॉइंट्स जो हैं इसमें आते हैं। निम्नलिखित तकनीक आती है जिसमें सभी विचारों को बोर्ड पर लिखना एक समाधान चयन करने के लिए। ठीक है, छात्रों के साथ एक अच्छे विकल्प बनाने की मापदंड पर चर्चा करना। ठीक है, और छात्रों को ही स्टार दे करके उनको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसी विचार पर जो है स्टार देने को कहें, तो अपने आप जो है समाधान का चयन हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पार्ट पे, और कार्य योजना बनाना। ठीक है, कार्य योजना भी आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें छात्र कार्य पूर्ण करने के लिए चरणों का क्रम जो है निश्चित करता है, जिसमें कॉमिक ट्रिप होती है और वर्णनात्मक पैराग्राफ होता है। ठीक है, उसके बाद में क्रियान्वयन होता है। ठीक है, तो अंतिम पॉइंट सेकंड जो छोटा पॉइंट है, क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन के बाद में क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है और फिर व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स है जो आपके आते हैं। इसके बाद में वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। देखो, प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रदूषण जब आप पढ़ रहे हो तो प्रदूषण तो देखो सिंपल सा है चैप्टर, और आप कुछ भी लिख सकते हो। वायु का पूछे, जल का पूछे, तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर जो पूछा गया मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव बताना है आपको। तो वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जो है बहुत तगड़ा होता है, इससे उसकी मौत भी हो सकती है। क्या क्या चीज़ें होती है जो हम प्रदूषित जो लेते हैं, श्वसन,
तंत्र में जा करके वो रक्त प्लाज्मा में हो करके जो है होमोग्लोबिन के साथ में मिश्रित हो जाती है और पूरे शरीर में भ्रमण करती है, ठीक है। जिसमें ये जो है हमारे को क्या है बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानियां जागृत करती हैं, जिसमें आपके ब्रोंकाइटिस होती है, गले का दर्द हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा है श्वास रोग जो है के अतिरिक्त जो है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से जो है कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह आदि भी होते हैं। और वाहनों के धुएं में उपस्थित जो है सीसा लेड होता है, तो वो भी जो है हड्डी और मस्तिष्क विकार जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखना है अगर आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो देखो, सबसे पहला उद्देश्य जो है इसका दोहन को रोकना और प्रदूषण होने से बचाना, ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा जो है प्राकृतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। तीसरा जो हो जाएगा जो भी इस आपके पर्यावरण के अगर हम पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संसाधनों का जो है दुष्परिणाम क्या होगा या प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या होंगे उसके लिए जागृत करना, ठीक है। और प्रदूषण के जो कारण हैं उनके बारे में समझाना, उसके साथ साथ में उनसे बचने का जो उपाय ढूंढने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है जागरूकता का विकास करने के लिए, संवेदनशीलता का विकास करने के लिए, भावना अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास करने के लिए, ठीक है, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों में सफाई की जो है अभिवृत्ति का विकास करने के लिए, इन सभी के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है, उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य है ये आप बता सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में शामिल होता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा, वियोजक या अपघटक क्या होते हैं? तो आप जो है वियोजक या अपघटक वो मतलब हम कह सकते हैं जो मतलब ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित यानी कि अपघटित यानी कि सड़ा गला करके जो है इसको खत्म करते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं, ठीक है। इस क्रिया के दौरान जो है ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं, जो ये सूक्ष्म जीव है, तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वघोषित प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे पुनः प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, बस आपको अपघटक के बारे में पूछता है एक लाइन में, एक नंबर में, तो आपको एक लाइन ही लिखनी है, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया अपघटक जो हैं वो मृदा में ही रहते हैं। उसके बाद में पर्यावरण शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियां कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। आपसे पूछेगा व्याख्यान विधि को समझाइए, या आपसे परिचर्चा विधि पूछे, या वाद विवाद विधि पूछे, तो आपको इसे बताना होगा। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम बाद में सारे डिस्कस करेंगे। पर्यटन तथा क्षेत्र भ्रमण विधि, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि, प्रदर्शनी विधि और खोज विधि, या जिसको हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि खोज विधि जो है 3 तरीकों से, 3 नामों से जानी जाती है। सारों के जिसके भी जो जो नाम है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्यान विधि की बात करेंगे। ये जो है सबसे प्राचीन जो है विधि है, और इसके सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। तो आप इसको जैसे ही पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा व्याख्यान विधि क्या होता है। इसके बारे में कुछ भी पूछे आप ये सारी चीज़ें लिख दो। इसके बाद में दूसरा जो है वाद विवाद या परिचर्चा विधि, तो आप ये वाली चीज़ें यहाँ पे नोट करेंगे। अब यहाँ पे तीसरा जो है प्रोजेक्ट या जो है परियोजना विधि, ये रेड इसलिए किया है कि इस पे क्वेश्चन बनता है अलग से, तो इसको हम अलग से जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस विधि को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी विधि के जो किसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट विधि स्टार्ट की गई थी, या किसने मतलब इसको खोजा था, तो ये भी आपको WH किलप्रिट थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सब कुछ है, और ये छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है, और उत्तम विधियों में से एक मानी जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, परियोजना प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद में आपका पर्यटन अथवा क्षेत्र भ्रमण, तो ये भी आपकी एक सर्वोत्तम विधियों में से एक मानी जाती है, और इसमें भी जो है खुद जो है स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है क्षेत्र भ्रमण से, ठीक है ना। तो ये आप लिख लोगे। इसके बाद में आपका समस्या समाधान विधि जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके बारे में आप कर सकते हैं। पूछताछ विधि और प्रदर्शनी विधि, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए। अब 8वां जो है आपका खोज विधि या
ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ये सारे के सारे नाम एक ही हैं। और जो है आपको ध्यान रखने हैं, इसके जो है आर्मस्ट्रांग दाता हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ें इसमें लिखी गई है, हर चीज़ को हाईलाइट की गई है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट करी है, ताकि जब स्टूडेंट पढ़े तो इसको आसानी से पूरे क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, तो ये सारे विधियों को आपको याद करना है, 8 विधि आपको याद होना चाहिए। इन विधियों में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पर्यावरण शिक्षण के लिए प्रोजेक्ट पद्धति, अभी मैंने बोला प्रोजेक्ट विधि को एक प्रभावशाली विधि के रूप में माना जाता है, तो इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अब हमने प्रोजेक्ट विधि को जो है दोबारा से यहाँ पे समझाया है। अब ये प्रोजेक्ट विधि क्या होती है? जीवन से संबंधित होती है, ठीक है, और चरित्र निर्माण में सहायक होती है, मानसिक विकास में सहायक होती है, हस्तकार्य के प्रति श्रद्धा विकसित करती है, उसके अलावा जो है रुचिपूर्ण प्रणाली होती है इसकी, और उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी करती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट विधि जो है ये आपके एक प्रभावशाली विधि के रूप में जानी जाती है पर्यावरण शिक्षण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। अब पर्यावरण शिक्षा जो है इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है वो बता सकते हैं। तो एक तो शिक्षण शैली, अगर शिक्षण शैली नहीं सही होगी तो पर्यावरण शिक्षा जो है वो सही नहीं हो पाएगी। और जो उपयुक्त जो हम उपकरण यूज़ कर रहे हैं अगर वो भी सही नहीं है तो पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करेगा ये। उसके अलावा डिजिटल विधियों की उपस्थिति जो है वो भी हमारे विधियों को जो है अत्यंत प्रभावित करता है। पर्यावरण की नीति जो है वो भी पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करती है। निम्न कक्षाओं तक सीमित रहती है, क्योंकि ये छोटी क्लासों तक ही आप देखते हैं, आपने सुना भी होगा, ईवीएस आपने पढ़ा भी होगा, ये 5वीं क्लास तक रहती है, उसके बाद में 6ठी क्लास से धीरे धीरे हटा दिया जाता है। और बाकी ये जो है इस चैप्टर को इसका एक छोटा सा एक टुकड़ा या एक पार्ट जो है कहीं कहीं किसी किसी विषय में जोड़ा जाता है। तो ये निम्न कक्षाओं तक सीमित रह जाती है, इसलिए जो है पर्यावरण शिक्षण जो है वो अधूरा रह सकता है। उसके अलावा जो संस्थान भी जो है वो लोग भी इसमें जागरूकता जो है नहीं दिखाते हैं, तो वो भी प्रभावित करती है। पर्यावरण शिक्षा में स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा का समावेश अगर कर देते हैं, स्वास्थ्य का, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य का और जनसंख्या का जो है जनसंख्या शिक्षा का समावेश कर देते तो इसकी जो है वैल्यू और बढ़ जाएगी, प्रभाव और बढ़ जाएगा पर्यावरण शिक्षा का। तो ये सारी चीज़ें हैं, कारक हैं। इसके बाद में पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए। अध्यापक का जो है सीधा सीधा अगर आपसे पूछता है अध्यापक के दायित्व बताइए पर्यावरण शिक्षा के, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके जो है निम्नलिखित बिंदु है, पर्यावरण की वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करके जो है ये अध्यापक जो है इसकी जागरूकता में विकास कर सकते हैं। प्रदूषणों तथा विकृतियों के स्वरूप का विश्लेषण करके जो है इसका विकास किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी बहुप्रचार माध्यमों को समझाने में मदद करके, उसके अलावा जो है पर्यावरण का गहराई से अध्ययन करने में सहायता करके, और उसके अलावा जो है कार्यक्रमों का आयोजन करके, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ अभियान चला करके, छात्रों में नैतिक मूल्यों की भावना को विकास करके, ये सारे बिंदुओं से हम कह सकते हैं, उपयुक्त सभी बिंदु से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण चेतना, पर्यावरण जागरूकता के विकास में शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद आते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे दो तरीकों से सीखते हैं, एक तो वातावरण से और दूसरा अनुकरण से। इसके बाद में बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो बायोगैस में जो है मीथेन गैस होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण कौन सा है, तो सुस्पष्टता जो है विकसित होता है। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि जो अभी बताया था मैंने, अन्वेषण विधि है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण की ध्यान रखना ये। उसके बाद में पर्यावरण का प्रकार जो है आप प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 3 प्रकार बताएंगे। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञान की भूमिका, तो ज्ञान जो है जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल और मूल्यांकन कुशलता विकसित करता है। तो इन सभी के बारे में अगर ये बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इन सबको आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का वर्णन करें। तो बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियां जो हैं इसमें एक आता है करके सीखना, दूसरा अनुभव से सीखना, मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। इनको भी डिस्क्राइब करना होगा अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है, बच्चों के पर्यावरणीय विचारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पर्यावरण विचारों में आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। देखिए, सामान्य वर्ग से संबंधित बच्चे हैं तो ये जो है जैसा देखते हैं वैसा ही वो समझते हैं, तो सामान्य वर्ग से संबंधित होता है। कल्पना और वास्तविकता, ये बच्चे जो है काल्पनिक भी हो सकते हैं, मतलब कल्पना भी कर सकते हैं और वास्तविक चीज़ें भी जो है देख सकते हैं। यानी कि एक कल्पना के आधार पर भी, अरे पेड़ ऐसे कटता है या पशु पक्षी जो है ऐसे काटे जाते हैं। तो ये सारे के सारे पर्यावरणीय विचारों में जो बच्चों के
के हिसाब से अपना, उनका क्या अनुभव है, उनमें सामान्य गुण होते हैं उसके हिसाब से सोचते हैं, उनके अनुभव जो है ना के बराबर होता है, तो बिल्कुल ही जो है कह सकते हैं वास्तविकता से परे और कल्पना के अधीन ही रहते हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता होती है, हर बालक जो है अलग अलग सोचता है। तो इस तरह से आप इनको बता सकते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करना होगा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके बाद में ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का वर्णन। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत, ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिद्धांत जो हैं आप देख सकते हैं। वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान करके, उचित रचना कौशल के द्वारा, प्रत्ययों का विश्लेषण करके और अभ्यास द्वारा। तो ये सारे के सारे सिद्धांत आपको ध्यान रखने हैं। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण की यह परिभाषा J.S. रॉस ने दी थी। पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचना करते हैं। यह कथन जो है E.V. वेस्ले का है। परिचर्या एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन जो है जेम्स एम ली का है। इसके बाद में है आपका पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। ये परिभाषा जो है स्वान की है। तो सारे परिभाषाएं जो है लगभग इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में जो पूछा जाता है उनको ध्यान रखना है आपको। ब्लूम ने पर्यावरण की शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है। तो ब्लूम ने जो है 3 भागों में बांटा है, हम देखेंगे उसको नीचे। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण करो। ये कहा था रूसो ने। जीवों के परिस्थितिकों कारकों का योग पर्यावरण है। यह परिभाषा जो है फिटिंग ने दी थी। और वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये परिभाषा हर्स्कोविट्स ने दी थी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। ये वुडवर्थ ने कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से। विश्व पर्यावरण दिवस आपको अच्छी तरह से पता है 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग कौन सा है, तो वो सबसे पहला जॉन्डिस होता है प्रदूषित जल से, पीलिया। उसके बाद में एनसीएफ का पूरा नाम आपको याद रहना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसके बाद में मूल्यांकन क्या होता है, तो लिखित होता है, मौखिक होता है और प्रयोगात्मक होता है। उसके बाद में पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली जो है वो हार्वर्ड की है। उसके बाद में है आपका पर्यावरण पर मूलतः खालिस्तान का अधिकार होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मानव। इसके बाद में जो है सुंदरलाल बगुणा, नाम ध्यान रखना, ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। और प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तापीय प्रदूषण से संबंधित है, या तापीय प्रदूषण जो है उसके बारे में बताता है। ओजोन छेद के प्रभाव से पराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पर आती हैं। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना जो है ये 1986 में की गई थी। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है या वहाँ पर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है ये हमेशा। और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को जो है आजीविका कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो कौन है, सौर ऊर्जा। उसके बाद में प्रदूषण निवारण और अधिनियम जो है 1981 में कुल 26 धाराएं हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा पूछ सकता है प्रदूषण निवारण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं, ठीक है, या प्रदूषण निवारण अधिनियम में 26 धाराएं किस वर्ष के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सिंपली पूछता है, घुमाता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर है ध्वनि प्रदूषण से जो है उच्च रक्तचाप होता है, तो यहाँ पर आपका रक्तचाप की जगह भी छोड़ सकता है वो। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है और क्या बताना है आपको। और इसके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ठीक है, और एक ओजोन के ऊपर, इनके ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग जो है A.G. टांसले ने की थी। और उसके बाद में संपोषित विकास, संपोषित विकास का मतलब होता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो हम विकास करते हैं वो। तो संपोषित विकास पूछ भी सकता है आपको, संपोषित विकास क्या होता है, तो आप इसमें डिस्क्राइब कर देना जो मैंने बताया। और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1990 में हुआ था। पारिस्थितिकी प्रणाली का सरलतम नाम जो है प्रकृति है। और अपवाह की प्रक्रिया का प्रमुख कारक जो है वर्षा है, जो हर चीज बहा ले जाता है। उसके बाद आते हैं पर्यावरण का उपागम। पर्यावरण उपागम का जो है अर्थ आपको बताना है। तो पर्यावरण उपागम का अर्थ जो है छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण विकसित
होना या करना। उसके बाद में आपका पुस्तकालय के महत्व जो है आप बता सकते हैं। तो महत्व क्या होता है? मौन पठन अभ्यास के लिए, ठीक है। इसमें आपको डिस्क्राइब, अगर क्वेश्चन बढ़ाता है तो डिस्क्राइब करना है बस। जो अवकाश के समय जो आपका अवकाश हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए, आत्म शिक्षण हेतु, उसके अलावा शिक्षकों के लिए तो बहुत उपयोगी है, अतिरिक्त ज्ञान हेतु भी जो है आपका पुस्तकालय यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाठ्य योजना का महत्व जो है, तो लक्ष्यों की स्पष्टता के लिए पाठ्य योजना तैयार की जाती है। शिक्षण विधियों के चयन के लिए, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था के लिए, समय तथा शक्ति में बचत करने के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, पाठ्यक्रम समय पर समाप्ति के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पाठ्य योजना के महत्व हो गए। इसके बाद में है सहायक सामग्री क्या है, तो सहायक सामग्री के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। जिसमें आपके श्यामपट्ट पाठ्य पुस्तक, चित्र, उसके अलावा मानचित्र, ग्लोब चार्ट और पोस्टर सम्मिलित होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। पाठ योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानियों को बताइए। तो जब पाठ योजना आप निर्माण करते हैं तो उससे पूर्व में आवश्यक सावधानियां क्या होंगी? तो आपको पूर्व ज्ञान, ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञान, सीखने के सिद्धांत का पता, बालकों की रुचि का पता होना चाहिए, शिक्षण विधि का पता होना चाहिए, शिक्षण सामग्री का पता होना चाहिए। सारे के सारे पूर्व में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद में पाठ योजना के सोपानों को बताइए। तो पाठ योजना के सोपान में भूमिका, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में आता है संबंध निर्धारण या तुलना, उसके बाद में आता है प्रयोग, और फिर आता है आपका पुनरावृत्ति, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के जो 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो पहला है आपका ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को, ठीक है। पढ़ाई को रटंट प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटो नहीं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, ठीक है। उसके अलावा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। और पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान आस्थावान विद्यार्थी तैयार करें या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो ये 5 बिंदु को थोड़ा अच्छे तरीके से याद करना है आपको। 2005 एनसीएफ 2005 के जो अंग या भाग जो हैं वो आपको परिप्रेक्ष्य है, आपका सीखने का ज्ञान है, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन है। इसके अलावा विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण है और व्यवस्थागत सुधार है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो उसमें सिद्धांत कौन कौन से जो आएंगे पर्यावरण पाठ्यक्रम के निर्माण में? तो पहला जो है विद्यार्थी के स्तर और मानसिक विकास के अनुकूल होना चाहिए, बालकों के रुचि के अनुकूल होना आवश्यक है, और वातावरण केंद्रित होना आवश्यक है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने वाला होना चाहिए, विभिन्न विषयों से संबंधित होना चाहिए, क्रियाशीलता को स्थान मिलना चाहिए इसमें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, प्रेरणादायक पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम जब हम निर्माण करेंगे तो ये सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। इसके बाद में व्यापक सर्वे का क्षेत्र माना जाता है। तो व्यापक सर्वे की बात आए तो सरकार, कानून, शिक्षा तथा जनसंख्या, ये सभी आ जाते हैं। ध्यान रखना, कौशलों के जो है 2 प्रकार होते हैं। विद्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम जो है वो पुस्तक है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्यूरियस ने किया था, फ्यूरियर ने, ठीक है। उसके बाद में भ्रमण विधि का प्रमुख गुण क्या है? तो प्रमुख गुण आपसे पूछा है तो कोई भी गुण आपको जो है 2 गुण आपको याद रखने। कोई भी गुण आपसे पूछे तो आप 1 गुण लिख देंगे, अगर 2 पूछता है तो 2 लिख देंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव और स्थायी ज्ञान जो है इसमें मिल जाता है। प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख सिद्धांत जो है उसमें क्या होता है? स्वक्रिया होती है, खुद से करते हैं, स्वतंत्रता होती है और वास्तविकता होती है। जो अभी अभी मैंने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया उसको पढ़ा होगा आपने तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान क्या है? तो पाठ की प्रस्तावना और प्रयोग का विवरण। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं क्या है जिन्हें 3P के नाम से जाना जाता है? तो सारे विश्व में जो है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉल्यूशन और पुअर्टी, यानी कि जनसंख्या, प्रदूषण और गरीबी जो है तीनों पूरे विश्व की जो है समस्या है। अच्छा, संचित अभिलेख की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो संचित अभिलेख जो है पूर्ण सूचनाएं जो है इसमें होता है, सरल होते हैं, सरलता होती है, स्पष्टता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, शॉर्ट में होते हैं, निरंतरता होती है, संक्षिप्त होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद में अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या होती है? तो आनुभाविक अध्ययन होता है, इसमें वास्तविक अध्ययन होता है, व्यापक अध्ययन होता है, सरल और प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। ये 5 विशेषताएं जो है इस विधि की होती हैं। पोर्टफोलियो के प्रकार जो है ये 5 हो जाएंगे आपके। अनुदेशात्मक उद्देश्य से जो है पोर्टफोलियो, मूल्यांकन उद्देश्य से वर्तमान
उपलब्धियों के उद्देश्य से और आपके प्रदर्शन एवं दस्तावेज के हिसाब से और तैयार और कार्यकारी। ठीक है, इसके बाद है आपका जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो जीवाणुओं से टाइफाइड होता है, निमोनिया होता है और हैजा होता है। कभी कभी जीवाणुओं की जगह आपसे विषाणु से भी पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन जीवाणु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला में प्रथम जो है पौधे आते हैं, उसके बाद में आपका नेक्स्ट चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। खाद्य श्रृंखला आपने देखा ही होगा, बुक में आपने पढ़ा होगा, इस तरह से सर्किल ड्रॉ होगा। पहले सबसे पहले सूरज जो होता है वो होता है आपका, फिर सबसे पहले ये जो है पेड़ पौधे जितने होते हैं अपने, वो पेड़ पौधों पे सूरज की प्रकाश पड़ती है, पेड़ पौधों पे निर्भर जो है वो जीव आते हैं उसके बीच में। जैसे मान लीजिए आप पेड़ पौधों पे जो है आपका खरगोश वगैरह आ गया, उसके बाद में आपके और भी आते हैं प्राणी, तो इस तरह से सर्कल चलता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, भूमि पर वनस्पति की चादर का कार्य जो है भू रक्षण को रोकना, भूक्षरण को रोकना। भूक्षरण मतलब आपकी मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है, तो वनस्पति क्या करती है, जो मिट्टी के कटाव को रोकती है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से होने वाला रोग जो है अस्थि संबंधी रोग होता है। और भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना 1972 में की गई थी। और राष्ट्रीय प्रतिभूमि विकास बोर्ड का गठन जो है 1985 में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति जो है बनाई गई थी तो 1952 में बनाई गई थी। और ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। ठीक है, और हमारे जो है श्रवण डेसिबल का मुझे आप कमेंट करके बताना, हमारे सुनने की जो है कितनी इकाई है, कितनी डेसिबल है हमारे सुनने की क्षमता। उसके बाद में विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है उसको रिकेट्स बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर जो मैंने बताया 901 से लेकर 905 तक में से पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा ढंग से तैयार कर लेना, जिसमें पियाजे का संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, पाठ योजना या इकाई योजना पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके आवश्यकता और उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछ लेता है। और संतुलित भोजन क्या है और इसके घटक क्या हो सकते हैं ये पूछ सकता है। ठीक है, और ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं उनका भी पूछता है। और साथ साथ में अपशिष्ट प्रबंध क्या है उसके बारे में भी पूछता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अंतिम में मैंने आपको दिखाया है ये भी आपको याद होने चाहिए, जो आपसे पूछे जाते हैं समय समय पे। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाएंगे। और सारे के सारे जो मैंने विधियाँ बताई हैं उन विधियों को, 8 विधियों को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार करना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और बीच बीच में से काफ़ी क्वेश्चंस उठेंगे इस नोट्स में से। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।